हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं मैं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलके अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन को करते हैं। लेकिन सैडली आज हम जुडिशरी की बात नहीं बल्कि किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने आए हैं, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त जो अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिंगिंग बेल है, जो इस बात को डिसाइड करने पर इस वक्त तुली हुई है कि हमारी जो जुडिशरी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, और अपकमिंग टाइम में कौन वो लोग हैं जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे और कौन इसको अटेम्प्ट थोड़ा रुक के कर पाएंगे या को अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज का जो ये मेरा वीडियो है ये एग्जैक्टली इसी टॉपिक को कवर करता है और एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात करता है। लेकिन आज मैं इस चीज में अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आया हूं, क्योंकि अभी तक मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा था। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी मैंने जो है 2 पॉडकास्ट किए, उन 2 पॉडकास्ट में भी कई लोगों का ये कमेंट था कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। गेस्ट तो अपना जो पर्सपेक्टिव है वो बता रहे हैं, तो मैं अपनी बात सीधे सीधे आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपको मैं अपडेट भी दूंगा आज कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है, क्योंकि बहुत जगह पे ये बात चल रही थी कि 1 अप्रैल को कुछ होने वाला है, 1 अप्रैल को कुछ होने वाला है। तो आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स भी मैं देख सकता हूं, बहुत सारे लोगों के यहां पे कमेंट्स आए हुए हैं। आपका वकील साहब और शाह आरती जी, आप सब लोगों के जवाब में दूंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि बेसिकली मैं आज ये वीडियो लेके क्यों आया हूं। ये जो वीडियो है ये मेरा प्रोस्पेक्ट क्लियर करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये बात बता देता हूं, जो कि इस वीडियो का टाइटल देख के ही समझ में आ रहा है। बहुत लोग मुझसे बहुत समय से पूछ रहे थे, मैं अभी ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं। मेरे ख्याल से ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, या अगर ये 1 साल के लिए भी आता है तो ये नहीं आना चाहिए, और मैं इसको बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज करता हूं। और उसी जो मेरा अपोजिशन है, उसी के जो की आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मैं आज यहां लेके आया हूं। मैं जानता हूं इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये 8 वो सॉलिड रीजंस हैं जो बिल्कुल एक आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, और जिसके लिए मुझे लगता है कि ये 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल नहीं आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं, केवल एक रेफरेंस के लिए, कि आपको पता है ये बात कि ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, जिसके कारण गुजरात और कर्नाटका हाईकोर्ट के जो आपकी जुडिशरी वैकेंसीज थी वो होल्ड पे चली गई। इस वक्त प्रेजेंट में केवल 2 ही रनिंग वैकेंसीज हैं, एक है राजस्थान और एक है छत्तीसगढ़। इन दोनों के अलावा और कोई रनिंग वैकेंसी नहीं है। रीजन बीइंग कि वो जो आपका मैटर है वो होल्ड पे चला गया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक जवाब अभी दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं थी। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो सारा अपडेट अभी दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है। और अभी जितने लोगों को मेरे मुंह से वो जवाब चाहिए, मैं पूरा अपडेट आखिरी में दूंगा। लेकिन अभी मैं ये बता देता हूं कि अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं जो 10 मिनट बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, और आप में से जितने लोग मुझसे एग्री करते हो मुझे ये बताना, और जो स्ट्रांगली डिसएग्री करता है वो भी मुझे बताना। ठीक है, मैं ये बात जेन्युइनली एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूं और आपके थॉट प्रोसेस को एक पर्सपेक्टिव देने आया हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ये चीज गलत है। ये चीज जो है, जो हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनके लिए गलत होगा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे देश में जो डिसीजंस हैं वो आर्ग्यूमेंट के बेस पे होंगे, इमोशन के बेस पे नहीं। तो हम एज अ लॉ स्टूडेंट, रादर देन ये बोले कि हम स्ट्राइक कर देंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया, आप हमारा भविष्य खराब करेंगे, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर फैसले में क्या बेसिक फ्लॉज हैं उसको पॉइंट आउट करें, और आज मैंने एग्जैक्टली वही किया है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि जो जजमेंट आना है वो कौन से साइड का आना है। यानी कि हमें नहीं पता कि वो अगर मैंडेटरी प्रैक्टिस आई तो वो कितने साल की आएगी, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो मैंने स्टैंडर्ड जो लिया है वो एमपी को लिया है, और इसका स्टैंडर्ड है कि मैंडेटरी हम मान लेते हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस मांगी जाएगी, और उसके साथ ही साथ 70% जो है वो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं वो चाहिए होंगे, और ये रूल इंप्लीमेंट होगा। और एग्जैक्टली हम आपको इसी चीज को मानते हुए अपने 8 आर्ग्यूमेंट्स लेके आए हैं, जिसके बारे में मैं भी बात करने वाला हूं। सबसे पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये रूल ही प्रैक्टिकल नहीं है। कौन सा रूल? ये जो 3 साल प्रैक्टिस का रूल है। क्यों सर? हमारे देश में 2 टाइप से एलएलबी होती है, एक होती है 3 ईयर एलएलबी और एक होती है 5 ईयर एलएलबी। ये बात हमें अच्छे से पता है। अगर हम 3 ईयर एलएलबी को माने तो आदमी एक एवरेज जो बीटेक करता है या कुछ करता है, 4 साल का उसने बैचलर डिग्री करी, उसके बाद उसने 3 साल की क्या करी सर? एलएलबी करी। उसके बाद वो 3 साल कोर्ट जाएगा। क्या इतने समय में वो एलिजिबल हो गया? जी नहीं। अब उसको बचे हुए कुछ साल और, जो 1, 2 या 3 साल हो सकते हैं, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों के तीनों फेजेस में कंप्लीटली तैयारी नहीं करी जा सकती। अब उसको जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि ये अभी 10 साल है प्लस इसमें कुछ साल और, उसके बाद एक व्यक्ति जुडिशियल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने लायक हो पाएगा। तो क्या ये चीज प्रैक्टिकल है? नहीं। उसके साथ ही साथ एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है? वो ये है कि सर आपने अगर 5 साल की एलएलबी करी तो आप 5 + 3
8 साल। तो 8 साल अगर आपने 5 साल की एलएलबी करी तो, और उसके बाद 2 साल का आप जो तैयारी में समय लेंगे मिनिमम, वो आपको अगेन 10 साल पे लेके चला जाता है। और ये 10 साल जो है हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है जब एक व्यक्ति जो जुडिशरी की वैकेंसीज है उनको अटेम्प्ट कर पाएगा। अब हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 10 साल का स्टैंडर्ड टाइम लगा दिया, प्लस उसके साथ ही साथ हमें यह भी नहीं पता कि हमारी जो वैकेंसीज हैं वो स्टैंडर्ड आएंगी कब। यानी कि हमें यूपी को देख के ये समझ में आ रहा है कि सर 1 साल वैकेंसी आई और फिर कई साल वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई तो एक के बाद एक आ गई और उसके बाद 3 साल वैकेंसी नहीं दिखी, 4 साल वैकेंसी नहीं दिखी। तो क्या ये चीज सही होगी लर्नर के साथ? यानी कि जिसने अपने 10 साल इन्वेस्ट किए और मान लो उसके बाद 3 साल उसकी वैकेंसी नहीं आई, तो ये ऑलरेडी 10-11 साल पे था, अब ये 14 या 15 साल पे चला जाएगा। एंड रिमाइंड यू, ये उसके स्कूलिंग के बाद का समय है, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात डन हुई। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये 3 ईयर रूल प्रैक्टिकली नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, अभी आगे मैं और पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन पहला पॉइंट है क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है एक व्यक्ति के जीवन का 10 साल से ज्यादा अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक पोजीशन को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है तो ये वैलिड नहीं है। अगला पॉइंट है मेरा 70% रूल। अब दूसरी चीज वहां पे क्या है कि मार्क्स आपके पास 70% होने चाहिए। अब यहां पे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या हमारे देश में सभी एलएलबी के बच्चे सेम क्वेश्चन पेपर देते हैं? नहीं देते हैं सर। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हर एक कॉलेज में अलग अलग है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं। हमारे देश में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो 12th के बाद 12th के परसेंट के बेस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन 12th में सर बोर्ड का एग्जाम होता है। 12th में बोर्ड का एग्जाम होता है जिसमें पूरे देश के बच्चे एक ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और उसके बेस पे उनको एक ही पैटर्न में मार्क्स दिए जाते हैं। इस परिस्थिति में उनके लिए मिनिमम परसेंट सेट करना वैलिड है। लेकिन अगर हम जुडिशरी एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां पे बैच का टॉपर 67% पे गोल्ड मेडल ले आता है, और हमारे देश में ऐसे कई कॉलेज हैं जहां पे बैच का टॉपर 92% ला रहा है एलएलबी में। अब इतना बाइफर्केशन है, और अगर हम इन दोनों को साथ में बैठाएं तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इस परिस्थिति में हम ये बात कैसे तय करें कि सर ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चे हैं, इनके साथ जस्टिस हो रहा है? ये कैसे हम तय करें कि जब हमारे देश में एक स्टैंडर्ड एलएलबी का एग्जाम नहीं है तो हमारे देश में एक स्टैंडर्ड मिनिमम मार्किंग कैसे हो सकती है? और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर मान लेते हैं कि ये 70% रूल आ भी गया तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि हो सकता है हमारे देश में एक दूसरा रैकेट शुरू हो जाए। हमारे देश में प्राइवेट कॉलेजेस का एक ऐसा रैकेट शुरू हो जाए जो अपने आप को इसी बात पे प्रमोट करे कि हमारी फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन हमारे यहां मार्क्स तो 75% से ज्यादा ही मिलते हैं। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में जो बच्चे हैं वो जानबूझ के क्या करेंगे? अच्छे कॉलेजेस में जाना कम कर देंगे, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से पता है कि सर हमारे देश में ऐसे कई टॉप लॉ स्कूल्स हैं जहां पे आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 90-95% स्कोर करेंगे। आप एक डिसेंट अमाउंट में स्कोर करेंगे क्योंकि वहां की स्कोरिंग टफ है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन पेपर कितने अलग हैं। मैंने एक जगह का क्वेश्चन पेपर देखा, वहां पे एक जो है आपका क्वेश्चन आया था वो बहुत सिंपल था। उसने बोला था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या करिए? एक्सप्लेन करिए। ये एक क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा लॉ स्कूल है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि सर एडवर्ड कोक का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम लेवल के हैं? बिल्कुल नहीं। ये बच्चा अगर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा तो हो सकता है 100 में से 80 ले आए, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा तो हो सकता है 100 में केवल 60 आए। तो जब हमारी मार्किंग स्टैंडर्ड नहीं है तो हम मिनिमम मार्किंग स्कीम को कैसे रख सकते हैं? ये मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट था। तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं रहे, वुमेन कैंडिडेट। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप फेमिनिस्ट वाली बात कर रहे हैं, आप थोड़ा फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं। मैं फेमिनिज्म की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं जिसको आपको समझने की जरूरत है। ये वुमेन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे देश में ये बात सच है कि वुमेन को एनहांस करने के लिए, उनकी जो आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको एनहांस करने के लिए हम सारी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार इनके प्रोस्पेक्ट से सोचा जाए कि वुमेन के पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रेशर रहता है जिसमें उनको शादी करके सेटल होना है, मैरिज का उनके पास एक प्रेशर है। साथ ही साथ हमें यह बात भी पता है कि जो बैकवर्ड सिटी से या टियर 2 टियर 3 सिटी से महिलाएं आती हैं उनके घर पे एक प्रेशर रहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना ग्रेड कंप्लीट करो और उसके बाद सेटल हो जाओ। अब अगर ये रूल आ गया तो आप ये समझ जाइए कि ये 10 साल का एवरेज टाइम तो एक महिला के जीवन में भी आ गया। क्या एक महिला जिसने 20-21 की उम्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है या अपना वो ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद 5-7 साल और, यानी कि ये 28-29 साल तक वो अपना अगर जुडिशरी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगी तो क्या उनके लिए ये बात वैलिड है? कई हमारे देश में ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर हाउस होल्ड का बहुत बड़ा बर्डन रहता है, वो अपने फैमिली वालों से कुछ समय लेके आती हैं कि मुझे 1 साल या 2 साल दीजिए, मैं अटेम्प्ट करके देखती हूँ, वरना आप जैसा कहेंगे मैं वहां सेटल हो जाऊंगी। या कई बार अपने हस्बैंड या अपने जो इनलॉज होते हैं उनसे परमिशन लेके आते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, ये वुमेन के जो कैंडिडेट, जो जितनी भी वुमेन कैंडिडेट है ना,
उनका रिप्रेजेंटेशन कम करेगा। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट और हमारे देश की जुडिशरी इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और ये जो डिसीजन है वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को कम करेगा। तीसरा पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ये है चौथा पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूं तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर सीधे आओ ना हमारे पॉइंट पे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इस पॉइंट के बारे में ना तुमने कभी सोचा और ना तुम सोचने वाले हो, इसीलिए इस पॉइंट के बारे में सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी है। हायर जुडिशरी से मेरा मतलब यहां पे हाई कोर्ट से है। अब हमारे देश में अभी का जो सिस्टम है उस हिसाब से अगर एक व्यक्ति यंग एज में सिविल जज बनता है, यानी कि 25 या उसके पहले, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर वो अपने स्टेट में सीनियरिटी लेवल में हाई आएगा, यानी कि जब वो टॉप 5 या 10 डिस्ट्रिक्ट जजेस में से एक होगा सीनियरिटी में, तो उसका एलिवेशन हाई कोर्ट में भी हो सकता है। वो अपने करियर के एकदम आखिर में एक हाई कोर्ट जज बनता है और बहुत लंबे समय के लिए हाई कोर्ट जज नहीं रह पाता। हो सकता है कि मैक्सिमम 3 से 4 साल में वो हाई कोर्ट जजशिप से रिटायर हो जाता है। मैक्सिमम 3 से 4 साल के लिए हाई कोर्ट जज बनता है। अब इस परिस्थिति में अगर आप बात करें कि अगर हमने इसमें 3 साल और ऐड कर दिया, तो जो एवरेज टाइम 3 से 4 साल जज रहने का है वो और कम हो गया। क्यों? क्योंकि एवरेज एज जो जज बनने की है वही कम हो गई। तो इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो एवरेज एज है जुडिशरी एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो 24-25 की है। अब अगर इसमें स्ट्रेट अवे हम क्या कर दें, 3 का एडिशन करें, तो सर ये 28 और 29 साल की हो जाएगी। अब इस परिस्थिति में अगर हम इस बारे में बातचीत शुरू करें तो हमें यह बात समझ में आएगी कि हम एक बहुत बड़ा एक्स चला रहे हैं किसके ऊपर, हायर जुडिशरी में लोअर जुडिशरी के लोगों के एलिवेट होने का। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बैचेस भी निकल जाएं 3-4 जिसमें एक भी व्यक्ति हाई कोर्ट में एलिवेट ना हो पाए। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है हमारे हाई कोर्ट में एक एलिवेशन होता है लोअर जुडिशरी से और एक जो एलिवेशन है वो बार से होता है, यानी कि जो एडवोकेट्स हैं। तो बार का वेटेज ऑलरेडी ज्यादा है, वो अब एब्सोल्युटली ज्यादा हो जाएगा और बेंच का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम ही खत्म हो जाएगा। और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो एवरेज एज में इंक्रीज है ना, ये इस बात को बहुत बुरी तरह ब्रूटली अफेक्ट करने वाला है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, जो हमारे देश में हायर जुडिशरी जा ही नहीं पाएंगे। अभी आपको फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको चाहिए कि आप एक सिविल जज बन जाए, अभी आपको चाहिए कि बस आपको एक जजशिप की गाड़ी मिल जाए। जब आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास बनेंगे या सिविल जज क्लास 2 या क्लास 1 बनेंगे, उसके बाद आपका गोल होगा डिस्ट्रिक्ट जज बनने का। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद आपका जो अल्टीमेट गोल होगा कि आप जिस स्टेट में इतने साल आपने सर्व किया उसकी हाई कोर्ट के एक जज बन पाए, जिसके लिए आप हो सकता है कॉम्पिटेंट भी हो। लेकिन केवल इस वजह से अगर आप हाई कोर्ट जज ना बन पाए क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया और अब आपकी एज नहीं बची हाई कोर्ट में एलिवेट होने की, तो शायद आज से 30 साल बाद आपको बहुत ज्यादा खराब लगे। और ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जुडिशरी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। इसके बाद आता है मेरा 5वां पॉइंट। इसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के बारे में सब कह रहे हैं कि चलो 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस ले आओ। ये मेरा पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। बस मुश्किल से 5 मिनट आपके और लूंगा। ये जो प्रैक्टिस है जिसके बारे में हर कोई बोल रहा है, इस प्रैक्टिस को करने में समय कितना लगता है? एक बार हम किसी से बात करें, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी कि जो बात मैंने पहले बोली थी ये बात प्रूव्ड है। यानी कि अगर एक व्यक्ति सुबह 10 बजे कोर्ट जाएगा और उसके बाद शाम को 5 बजे वो वहां से फ्री होगा और हो सकता है 2 घंटे के लिए ऑफिस भी चला जाए, तो उस परिस्थिति में सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक का जो ये पूरा जर्नी है, इसमें ये जुडिशरी की प्रिपरेशन कब करेगा? यानी कि ये तो केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहा है। इसका मतलब ये बात कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है कि इस 10 से 7 यानी कि इन 3 सालों में ये जुडिशरी की तैयारी प्रॉपर्ली कर पाएगा। जब वेकेशन लगी तो पढ़ लिया, हफ्ते में 2 दिन मिल गया तो पढ़ लिया। लेकिन जुडिशरी का एग्जाम तो ऐसा है कि आपको कंटिन्यूअसली एक शेड्यूल में पढ़ाई करनी है। अगर आपने 1-2 दिन भी मिस कर दिया तो पीछे का पूरा फ्लो टूट जाता है। यह चीज तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती क्योंकि कोर्ट रूम में आपका एक्सपोजर 3 साल का है। यानी कि आपने जितना भी समय बिताया 3 साल, उसके बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा? स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन 1 से 2 साल करनी पड़ेगी। और इस परिस्थिति में पहली बात लेबर बढ़ेगा, दूसरी बात बच्चों के बीच जो डिप्रेशन है वो बढ़ेगा, और तीसरी चीज है जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस में पेमेंट कहां मिल रहा है सर, वो मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि सर मान लीजिए एक व्यक्ति ने 3 साल प्रैक्टिस कर ली, तो क्या हमारे जुडिशरी के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में पूछते हैं? मेरे 3 ईयर प्रैक्टिस का फायदा क्या हुआ? हो सकता है एक व्यक्ति 3 साल कोर्ट में बिताए, उसको पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग हो, लेकिन अगर सवाल इंडेक्स से ही आएंगे बेयर एक्ट के, तो आप कैसे तय करोगे कि आपने उसी प्रैक्टिकल लर्निंग वाले व्यक्ति को चुना है? तो ये तो हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति जो केवल नाम की प्रैक्टिस कर रहा है, केवल घर पे बैठा हुआ है, किताबें पढ़ रहा है, और एक व्यक्ति जो जाके कोर्ट में जेन्युइनली पढ़ रहा है, जो आपका सिलेक्शन का चांसेस है वो ज्यादा किसका है? उस व्यक्ति का जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो तो पूरा का पूरा एकेडमिक है, वो तो पूरा का पूरा बेयर एक्ट बेस्ड है। तो 3 ईयर प्रैक्टिस अगर आ भी गई तो ये बात इंश्योर कैसे होगी कि सर हम क्या करें? ये बात इंश्योर कैसे होगी कि आपने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया वो प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड था? ये तो हमने बदलाव के बारे में सोचा ही नहीं। हमने बोला क्वेश्चन पेपर हमारा वैसे ही रहेगा लेकिन 3 ईयर प्रैक्टिस आ जाए।
कहां से हो जाएगा यार? तो इसका मतलब मैं अगर घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और नाम के लिए कोर्ट में 2 घंटा चला जाऊं तो इस बात की चांसेस क्या है? मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर मेरा ट्रेनिंग होगा, फिर मैं जज बन जाऊंगा। प्रॉब्लम फिर से क्या रहेगी कि जो जज बना है उसके पास प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्रोसेस में ही प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं डाला। चलो इसके बाद आते हैं छठवें पॉइंट पे, वो है मनी। अब मैं जानता हूं कि एक एस्पिरेंट्स के लिए मनी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे देश में सच बात है कि जुडिशरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको जो है पैसे के लिए काम नहीं करना है, लेकिन एक नौकरी तो है, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरह तो लोग देख रहे हैं, एक सर्विस की तरह तो देख रहे हैं। अब एक एवरेज बंदा ये सोचता है कि 25-26 तक तो वो सेटल हो ही जाए, मिनिमम है ना। और इस परिस्थिति में इसमें आप मान लो कि अगर उसका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ गया तो उस परिस्थिति में उसकी प्रॉब्लम क्या है, और ज्यादा बढ़ेगी। अब हो सकता है वो 27 या 28 तक क्या हो पाए, सेटल हो पाए। अब इस परिस्थिति में जो उसका मॉनेटरी लॉस है वो तो बहुत बड़ा है, जज बनने का जो पैसा मिलेगा वो तो बहुत ही ज्यादा है, वो तो चलो हटा दो। जब वो 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है उस समय तो उसको डेडिकेट होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको जज बनना है। इस परिस्थिति में स्टाइपेंड जो है वो तो कोई मिल नहीं रहा, हमें ये बात पता है। ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, कोई ऑफिस हो सकता है आपको महीने के 5,000 दे, और हो सकता है कोई महीने के 500 आपसे ले ही ले, आपका उस जेब से खर्च हो जाए। इस परिस्थिति में हम कैसे इंश्योर करें कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो पैसों को सपोर्ट करेगा? 3 साल बिना पैसों के और काम करना। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी एलएलबी लोन लेके करते हैं, वो किसी बैंक से लोन लेते हैं और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि एलएलबी कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपको कोई नौकरी चाहिए जिससे आप उस लोन को चुका पाएं। अब ये बात तो प्रैक्टिकली कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि वो 3 साल जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें उनकी कमाई हो नहीं सकती और उसमें वो अपना लोन चुका नहीं सकते। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड और जो कम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो जुडिशरी बनने का सपना ही छोड़ दें। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाएंगे, कोई एसएससी यूपीएससी क्रैक करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो मेडिकल है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, वहां पे क्या है सर, वहां पे एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। हर कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल क्या है, अटैच है। हर कॉलेज में एक हॉस्पिटल है, वो उसी में वर्क करते हैं और उनको स्टाइपेंड मिलता है, पैसे मिलते हैं। अगर हम भी ऐसा कर दें तो हमारे देश में हर एक कॉलेज किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में तो है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है। तो आप हर एक कॉलेज को अटैच कर दीजिए और हर एक कॉलेज को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अटैच करिए, कंपल्सरीली बार काउंसिल का नियम हो, और इस बात को इंश्योर करे सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्क करेगा वो क्या करेगा, उसको मिनिमम इतना पैसा दिया जाएगा। किसके द्वारा? वकीलों के द्वारा। अगर इसके बारे में कानून आ जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेगा नया लर्नर तो उसको मिनिमम इतने पैसे मिलेंगे इन द इनिशियल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर पीरियड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, तो ये बात एक जस्टिफाइड बात हो सकती है। अब उसके बाद क्या आता है सर, अगर आप पैसे की बात करें तो एक तरह से आपने 3 साल की अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा दी ना। एक व्यक्ति जो उम्मीद कर रहा था कि अगले 2 साल में उसकी अनएम्प्लॉयबिलिटी चली जाएगी, वो अब क्या हो गई, 3 साल हो गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम क्या अपने कोर्ट्स में इतना बर्डन डालना चाहते हैं? हमारे देश में ऑलरेडी केसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमें पता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वो एडवोकेट से भरी हुई हैं। केसेस की पेंडेंसी जजेस की कमी की वजह से, वकीलों की कमी की वजह से नहीं। तो हमें स्टेप ये उठाना है जिससे हम जजेस की भर्ती ज्यादा कर पाएं, वकीलों की तो हमें पता है कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सर? आपने बोला कि सारे के सारे बच्चे अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतने सेल्फ इक्विप्ड हैं जो कि इन लोगों को झेल सकते हैं? हम मान लेते हैं एक साल में लगभग 1.5 लाख लोग एआईबी का एग्जाम देते हैं, तो हम यही मान लेते हैं, अब तो जुडिशरी वाले कई लोग नहीं भी देते हैं, मैं एवरेज मान लेता हूं 1.5 लाख। हमारे पूरे देश में 1.5 लाख एक्स्ट्रा वकील हो सकता है पहुंचे कोर्ट्स में। अब इस परिस्थिति में ये जो 1.5 लाख लोग हैं, इनको एकोमोडेट करने के लिए हमारी कोर्ट सही है क्या? वहां पे कॉमन रूम्स हैं क्या? वहां पे वॉशरूम्स ठीक है क्या? वहां पे गर्मियों को मैनेज करने के लिए सिस्टम सारे बने हुए हैं? लेकिन इतने सारे लोग आएंगे वहां पे, क्या हमने इतने जो आपका वो मैनेजमेंट है, मतलब जो भी वहां का इनबिल्ट कोर्ट मैनेजमेंट है, उसको हमने इतना स्ट्रांग किया है कि वो उसको हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता सर। और आखिर में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है कॉन्फ्लिक्ट। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है? फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन जो लॉयर्स हैं उसके नाम पे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उसने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में कुछ बोला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल ये प्रैक्टिस देखने को मिल रही है कि लोग आते नहीं है कोर्ट में, बस अपना नाम वकालतनामा में लिखवा लेते हैं। अब हम इस बात का नियम बनाते हैं कि जो लोग फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होंगे केवल उन्हीं का नाम ऑर्डर शीट में आएगा। एओआर का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक को यह बात रियलाइज हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या एक प्रॉब्लम है कि लोग आते नहीं है फिजिकली, बस अपना नाम लिखवा देते हैं। अब ऐसे समय में अपर हैंड किसको मिलेगा? वो व्यक्ति जो सेकंड जनरेशन लॉयर है, उसके पापा या उसके फैमिली में कोई व्यक्ति क्या करेगा, उसको इस बात के लिए इंश्योर कर देगा कि तुम घर पे बैठ के तैयारी करो, तुम्हारा नाम जो है क्या होगा, वकालतनामा में आता रहेगा, हम सब संभाल लेंगे। अब इस परिस्थिति में क्या होगा सर? जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो क्या करेगा? सुबह 10 से लेके रात को 7 बजे तक कोर्ट के चक्कर लगाएगा। लेकिन जो सेकंड जनरेशन वाला व्यक्ति है, हो सकता है वो हफ्ते में 1 दिन आए और 2 घंटे में मुंह दिखा के चला जाए। अब इस परिस्थिति में किसका फायदा है? उस व्यक्ति का ज्यादा फायदा होगा जिसने ऑलरेडी लॉ में बैकग्राउंड है,
क्या गलती है उसकी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है? तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हो गया। भाई आप इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाइए कि हमारे देश में जो वकालतनामा कल्चर है वो खत्म हो जाए, कि भैया कोई भी नाम ऐरा गैरा आके अपने वकालतनामे में नहीं लिखा सकता, जिसकी स्टैंडिंग होगी उसी का नाम होगा। और इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आएगा तो जो भी व्यक्ति जो अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी और ये बात कोर्ट से इशू करी जाएगी कि वो आर्ग्यूइंग काउंसिल था। अब ये बात अगर आती है तब तो हम इसके बारे में एक जेन्युइन बात कह सकते हैं, लेकिन वरना अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वकालतनामा कल्चर प्रॉब्लम है एक, और इस चीज को हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो हमने सीधे एक अपर हैंड किसको दे दिया? जिसका लीगल बैकग्राउंड है, जिसके मम्मी पापा या कोई घर का रिश्तेदार कोई वकालत कर रहा है। तो ये बात गलत है। और आखिर का जो मेरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल ऑप्शंस का। मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न है कि हमारे देश में जजेस की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन एक बात सोच के देखो, जो यूपीएससी में एंट्री होती है एक आईएएस ऑफिसर की, तो आपको पता है यूपीएससी का जब एग्जाम होता है ना, तो यूपीएससी में सब लोगों को पता है आईएएस आईपीएस, लेकिन एक और एंट्री होती है सर आईआरएस ऑफिसर की। आईआरएस कौन है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये कौन है? जो अकाउंट्स मैनेज करता है, अकाउंटेंट जनरल वगैरह जो होते हैं ना, वो यहीं से जाते हैं। अब इस परिस्थिति में आप एक बात सोच के देखो कि एक बंदा जिसने क्या किया है, जिसने बीए की पढ़ाई करी है, उसके बाद उसने क्या किया, सीधे यूपीएससी क्लियर कर लिया। इसने अपनी जिंदगी में नंबर्स के साथ कभी खेला ही नहीं। यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट को भी आईआरएस बनने का मौका देती है, और ये क्या करता है, उस चीज को संभालता है और स्टेट को लीड करता है। कैसे? ट्रेनिंग से। उसकी ट्रेनिंग ऐसी कराई जाती है कि हम क्या करते हैं, उसको उस तरीके से ढाल सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 3 साल प्रैक्टिस करने पे एक व्यक्ति इतना अच्छा हो जाएगा कि वो अच्छा जज बन सकता है। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं ना, हमें पता है हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कितनी ज्यादा है, हमें ये बात पता है कि हमारे देश में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम है, तो एक काम करते हैं, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ही ले लेगी। हम जैसा एग्जाम करा रहे हैं वैसा ही कराएंगे। जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिकल बेस कर देंगे, और हमने कोई मैंडेटरी रूल नहीं लगाया, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर सेट कर दिए। अब इससे क्या हुआ, लोग कोर्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहेंगे, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेनिंग है उसको 1-2 साल की हटा के सीधे 3 साल की ट्रेनिंग कर ले। अब आप बोलोगे 3 साल की ट्रेनिंग कहां होती है? होती है सर, बिल्कुल इंडियन आर्मी में होती है। इंडियन आर्मी में 3 साल की ट्रेनिंग, 4 साल की ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेनिंग होती है। हम क्या करेंगे, उनको 3 साल के लिए ट्रेन करेंगे। कैसे करेंगे सर? हमने उनको पहला जो साल है, जो भी सिलेक्टेड जजेस हैं उनको हमने क्या किया, कोर्ट में भेजा, और पहले 1 साल उनको कोर्ट में ही जाके एज अ प्रोबेशनर प्रैक्टिस करना है, या फिर एज आपका सपोर्टिंग काउंसिल प्रैक्टिस करना है। 1 साल उनका जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग है, और 1 साल वो किसी जज के साथ कोर्ट में बैठ के ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आप एक क्या काम करो, 3 साल के बाद आप एक एग्जाम ले लो। इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई किया तभी उनको क्या मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगी, वरना उनको दोबारा ये 3 साल की ट्रेनिंग वापस करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कुछ मुश्किल तो है नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये बात समझता हूं, इससे प्रेशर सरकार के ऊपर शायद थोड़ा ज्यादा आ जाए, इसलिए वो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। उसके बाद क्या है सर, अब ये जो पेपर है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा है कि सर अगर आपको ये बदलाव करना है तो आपको हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि हमारे देश में जो लॉ स्कूल्स हैं वहां पे इस बात को कंपल्शन करना होगा कि हमारे देश में लॉ स्कूल्स में हर एक बच्चा जो लॉ स्कूल में पढ़ रहा है उसको छुट्टी मिले, उसको छुट्टी मिले 2 महीने 3 महीने की, और उसको कंपल्सरीली कोर्ट भेजा जाए। और आप उस एक्सपीरियंस को काउंट करिए जो वो एलएलबी के दौरान कर रहा है, तो ये बात जस्टिफाइड है कि वो एलएलबी के दौरान जितना कोर्ट में एक्सपीरियंस ले रहा है वो बात काउंटेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बता दिया होनी चाहिए। और आखिर में आता है ये एक स्लो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस को धीरे धीरे करके हमारे देश में लागू करना चाहिए। एक झटके से नहीं कि आपने सुबह उठा और बोल दिया कि कल से 3 ईयर प्रैक्टिस होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये आर्गुमेंट्स को सामने रखना जरूरी है। और ये आर्गुमेंट मैं इसलिए नहीं लाया हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं या जो अपोजिंग काउंसिल है उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये बात केवल आपसे करना चाहता था। मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, है ना, मेरे कॉन्टैक्ट्स में आप लोग आके मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें बोलना है मेरे साथ ये गलत आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इलीगल है, ये चीज जो है ये इनजस्टिस है। और मैं आपको डायरेक्शन देना चाहता हूं कि अगर आप अपोज भी कर रहे हो तो पॉइंट्स के साथ करिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सामने रखिए, क्योंकि हम लॉ के स्कॉलर हैं। अगर हम कभी भी जाके कहीं ये बोलेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो ये बात कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। वो हंस के बोलेगा कि ठीक है काम करो, आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब आपके पास एक डायरेक्शन है और आप इस चीज के बारे में सोचिए। अब मैं जरा आपके क्या है कमेंट बॉक्स को जरा देखता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करता हूं। चलो, आरजेएस छत्तीसगढ़ के बारे में मैं अभी जवाब दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ उसके बारे में जवाब दे देता हूं। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। वॉशरूम सर, हिरेंडर्स, ठीक है। चलो, अब मैं आपके बात का जवाब, अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में एक अपडेट सुनते हुए जाइए। क्या है मामला, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, राजस्थान और छत्तीसगढ़
राजस्थान और छत्तीसगढ़ एज इट इज चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। राजस्थान में कोई अभी दिख नहीं रही आशंका कि कुछ होल्ड पे लगता दिख रहा है, और ऐसा भी लग रहा है, कई जगह से ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अभी आपको ना पता हो तो मैं राजस्थान ही गया था, मैं अभी 4 दिन पहले मैं उदयपुर में था, ठीक है, तो मैं उदयपुर और आपका जोधपुर होके आया हूं। तो यहां पे ये बात कई लोग, इनसाइडर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये वाली जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये अनअफेक्टेड जाए, यानी कि इसके ऊपर कोई बदलाव ना हो, ये एज इट इज चलेगी। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आएगी उसके ऊपर जजमेंट हो सकता है कारगर हो, लेकिन इस वाले पे कई लोग ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अभी तक कोई डेट तो इन्होंने रिलीज करी नहीं है, तो राजस्थान एज इट इज चलता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एकदम 50-50 चांसेस पे, क्योंकि 7 अप्रैल को रमेश सिन्हा साहब क्या बोलेंगे वही बात इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा 7 अप्रैल को क्या बोलने वाले हैं एग्जैक्टली वही बात हमें देखनी पड़ेगी यहां पे, और उस चीज को देखने के बाद हम आपको बता पाएंगे। लेकिन अभी ये लग रहा है कि इसमें भी डेट आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पुराना जजमेंट था उसमें उन्होंने बोला था कि सर 18 मार्च को जो आएगा उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे का फैसला सुनाएंगे। तो 18 मार्च को तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 18 मार्च को तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हमारी 3 जज बेंच के बारे में क्या करना, अपना आगे का जो है वेट करना। अब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ तो मैं ये भी आपको बता देता हूं। कल मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जो 3 दिन में अपलोड हो जाएगा, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और इन्होंने जब ये मैटर चल रहे थे तो उसके साथ इनका काफी ज्यादा आना जाना था। तो मैं आपको इनका पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मुझे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये बात पता चली कि 1 अप्रैल को एक्चुअल में कोई स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो आपको अब इसके बारे में मैं डाउट क्लियर कर दूं इससे पहले क्या परेशान होने लग जाएंगे, स्टैंडिंग नहीं है क्या, केस डिसमिस हो गया? नहीं नहीं, ये जो जजेस एसोसिएशन का केस है ना, ये जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जो केस है, ये बहुत पुराना केस है। इस बहुत पुराने केस में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर जुड़े हुए हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट मैटर है 3 ईयर रूल वाला भी। इसकी हियरिंग हो सकता है, इस केस की हियरिंग लगाई जाए, लेकिन इस सब्जेक्ट मैटर पे कोई डिस्कशन ना हो। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें 3 ईयर प्रैक्टिस वाला 1 अप्रैल को कोई भी स्टैंडिंग नहीं थी। इस केस की इन जनरल कोई भी स्टैंडिंग नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज कोई अपडेट नहीं आने वाला है, तो इसलिए आज आप बिल्कुल आराम से घर बैठ जाइए। अगला बात क्या होने वाली है? अगली बात जो है वो 22 अप्रैल, सब बोल रहे हैं कि अगली डेट लगी है, लेकिन मैं इस बात को एश्योर कर रहा हूं कि 22 अप्रैल को कुछ होगा कि नहीं होगा मैं 1 हफ्ते पहले बता दूंगा। लेकिन इस बात को समझ लो कि जजमेंट जो है ना वो रिजर्व्ड है। ये जो जजमेंट है एक्चुअल में 3 ईयर प्रैक्टिस का, वो असल में रिजर्व्ड जजमेंट है, जिसको इन्होंने क्या कर रखा है, जजमेंट रिजर्व कर रखा है। रिजर्व जजमेंट का रूल ये है कि कोई डेट फाइनल नहीं है कि किस दिन ये जजमेंट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब अपने थिंकिंग प्रोसेस से सोच रही है और उसके बाद इस जजमेंट को अपना क्या करेगी, आपका ओरेट करेगी, और उसके बाद ये जजमेंट निकलेगा। तो ये जो है ये आपको 1 हफ्ता पहले ही पता चलेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं 22 अप्रैल को आने, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, लेकिन कम चांसेस हैं। लेकिन ये हो सकता है कि या तो 22 अप्रैल को आ जाए या हो सकता है उसके अगले महीने आ जाए। तो अभी इस बात की कोई स्टैंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ नहीं हुआ है। ये जो 3 ईयर का जो जजमेंट रिजर्व्ड है, कल जो एओआर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था सर के साथ, उनसे भी मैंने यही सेम सवाल पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया। अभी आपको पॉडकास्ट देखने को भी मिल जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलो क्यों टाइम पास कर रहे हो, कुछ टॉपिक ही पढ़ा देते हैं। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो टॉपिक के पढ़ते बीच आके मुझसे सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब देना भी जरूरी है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल फ्री है जाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, फील फ्री टू गो आउटसाइड यार, है ना। चलो चलो ठीक है, जब तक वैकेंसी भी नहीं आएगी। हाँ देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो 3 ईयर वाला रूल नहीं आता है, कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली। वो लोग जो बिहार, यूपी, बाकी स्टेट, एमपी का इंतजार कर रहे हो, मत करो। मैं ये बात बता रहा हूं, मतलब इंतजार मत करो, मतलब कि रोज यूट्यूब पे आके होप मत ढूंढो, फेक होप मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक वो जजमेंट नहीं आएगा कोई नया स्टेट अपनी वैकेंसी नहीं निकालने वाला है। तो आप अपनी तैयारी लेकिन करते रहो, तैयारी पे रोक मत लगाओ। और मैंने बार बार बोला, एआईबी का भी रिजल्ट आ गया है। पहला काम जो करो वो ये है कि अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करा लो। सर वो जो मेंबरशिप होती है उसको फटाफट ले लो, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना। सोचो कितना खराब लगेगा अगर ये जजमेंट 6 महीने बाद आया और बोला 6 महीने बाद से इंप्लीमेंट होगा, और रूल आया केवल 1 साल प्रैक्टिस का। तब सोचो कितना खराब लगेगा। तुम्हें लगेगा कि अगर मैंने मेंबरशिप ले ली होती तो मैं एलिजिबल हो जाता। इसीलिए जाके कोर्ट्स में मेंबरशिप ले लो, बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कब फाइनल आएगा इसका डिसीजन मैंने बता दिया है। चलो, तो आई होप मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और अगर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा एक फ्रेंड इस मैटर में स्टैंडिंग काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये मैटर चलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट रूम में रहता है।
तो आप इस बात के लिए अश्योर्ड रहिए कि जब भी इसमें कुछ अपडेट होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ तो टेलीग्राम पे, वरना मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आज कोई अपडेट नहीं आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, यह बात मैंने आपको बता दी। फेक होप पे मत रहिएगा। अप्रैल मिड में 15 से 20 अप्रैल के बीच में मैं आपको एक और अपडेट दे दूंगा, जिसमें मैं आपको यह बता दूंगा कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और जजमेंट आने की उम्मीद कब है। क्योंकि एक हफ्ते पहले ही पता चलता है कि भाई जो आपका रिजर्व जजमेंट है उसके बारे में क्या हो सकता है, तो मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। अब जाने से पहले एक छोटी सी चीज बता के जा रहा हूं। 3 डे का फ्री ट्रायल है। अनअकैडमी एप्लीकेशन आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और पीएस कोड का इस्तेमाल करना है, यानी कि प्रांजल सर का जो कोड है उसको इस्तेमाल करना है। अनअकैडमी के सारे पेड लेक्चर्स, यानी कि वो जो 40-50 हजार के मिलते हैं, 3 दिन के लिए आपको क्या है, फ्री मिल रहे हैं। सारे के सारे ऑनलाइन बैचेस, सारे के सारे ऑनलाइन कोर्स, एक दिन में 3 दिन में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, हमारे अनअकैडमी के जो स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं वो भी मिल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल रही है। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइए, मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए पीएस, और इसको इस्तेमाल करते ही आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन 3 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री मिलती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो सब्जेक्ट समझ नहीं आता, 3 दिन रात बैठ के उसको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। ये वो एजुकेटर्स है जिनसे आपको पढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अब ये काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो लिंक है मैंने टैग कर दिया है। यूट्यूब पे ही आऊंगा। चलो ठीक है। बैकअप क्या है? बैकअप कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन करते रहो और कोर्ट में खुद जाके मेंबरशिप ले लो, तुम्हारा सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। चलो, न्यू डेट्स के लिए मैं क्लियर करता रहूंगा, और मैं आपको इस बात के लिए अश्योर कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई ऐसा अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले आके बताऊंगा और जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, आप मेरे इस बात पे भरोसा रखिए। मैंने बड़ी मेहनत करके, अभी आपको मैं एक पॉडकास्ट डालूंगा, उसको फॉलो करके देखना, आपको 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्वयं सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उन चीजों को बताया है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी से जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर करना यार। ठीक है, और आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। ठीक है, करेक्ट। पीएस सर के नेम, प्रांजल सर, करेक्ट। पीएस क्या कोड है? जी हाँ, वो मेरे नाम पे कोड है पीएस। तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये एक्सेस मिल जाएगा, और आप हमारी वेबसाइट को, हमारे पूरे अनअकैडमी एप्लीकेशन को 3 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे ऐप का एक्सेस है आपके पास, इससे और ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए, तो अभी आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी। क्या झारखंड में रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि झारखंड में मेन, अगर झारखंड की सरकार चाहेगी तो मुझे झारखंड का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। लेकिन अब जैसे हिमाचल में हमने देखा कि प्री होने के बाद उन्होंने रोक दिया, तो उसको देख के तो लग रहा है कि कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल में वो जो पीएससी है उसका डिसीजन था, तो झारखंड की अब सरकार क्या चाहती है टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो सर, 3 ईयर एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? जितने समय से आपने जो है बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया तब से काउंट होता है। ठीक है, तो आपके जब वकालतनामा पहला फाइल होगा, आप जब केस फाइट करना शुरू करेंगे, तब से आपका 3 ईयर प्रैक्टिस काउंट होना शुरू हो जाएगा। चलो, मेरे को 7 ईयर्स हो गया, तो फिर एडवोकेट बलविंदर जी, अगर आपको 7 ईयर्स हो गया तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं 3 ईयर प्रैक्टिस की। तब तो आप केवल पढ़ाई कीजिए और इस चीज को अच्छे से आगे करिए। मैं इन्फॉर्म करूंगा जितने भी लोग यहां पे हैं, मैं इन्फॉर्म करूंगा, ये मेरी गारंटी है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मैं एक रिकमेंडेशन देके जा रहा हूं, कुछ सोच समझ के, कुछ मुझे पता चला होगा तभी बोल रहा हूं। जाके अपना नाम जो है एनरोल करा लो और मेंबरशिप ले लो अपने स्टेट बार काउंसिल की, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की, और उसके बाद जाके आप कोर्ट में थोड़ा बहुत अपना वकालतनामा फाइल करवाना, एक वकील के अंडर में काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करने में कुछ नहीं जाता, और अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, वो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो भी होगा आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए, अभी आपसे विदा लेता हूं। आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप